वेलकम टू दिस एपिसोड। म्यूचुअल ग्रुप से मैं राहुल नारायण। मैं मनोज श्रीवास्तव, म्यूचुअल ग्रुप से। अभी न्यूज़ आई थी रिसेंटली कि टीसीएस में अनफॉर्चुनेटली 12,000 एम्प्लॉयज़ को वो हटाने की बात कर रहे हैं अगले कुछ महीनों और अगले कुछ सालों में। तो इसका जो इम्पैक्ट आएगा लोगों पे और बाकी सेक्टर्स पे, तो इसके बारे में आपके कुछ आइडियाज़ हैं, कुछ सल्यूशन हैं? हाँ, मतलब इस डिस्कशन का शायद सीधा कोरिलेशन म्यूचुअल फंड से और इन्वेस्टमेंट से नहीं है, लेकिन ये बड़ी न्यूज़ है। टीसीएस टाटा ग्रुप की कंपनी, वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड बिगेस्ट कंपनीज, और 12,000 लोगों को जॉब उनकी जाएगी। अब एक तो टेक्निकल एंगल हो गया, वो अभी डिस्कशन का पॉइंट नहीं है कि भाई कितने स्किल्ड होने चाहिए और क्या होने चाहिए, एंड नॉट आवर डोमेन ऑल्सो, तो हम उस पर कोई अननेसेसरली कोई बात करने की कोशिश करें। लेकिन हाँ, न्यूज़ बड़ी है और ये सिर्फ टीसीएस तक ही सीमित नहीं रहेगी, ये आगे भी जो बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज है वहाँ तक जाएगी, क्योंकि एआई रियल प्रॉब्लम है एम्प्लॉइज़ के लिए। कबूतर आंख बंद करके बैठ जाएगा बिल्ली को देख के, तो बिल्ली नहीं भाग जाएगी। अब इसमें करना क्या चाहिए या कहाँ पे थोड़ा बहुत सिस्टम को इम्प्रूव करें, हम अपनी लाइफस्टाइल इम्प्रूव करें, तो देखिए मेरा मानना ये है कि एक तो हर आदमी ये मान के चले कि उसका चाहे जितनी बड़ी भी जॉब हो, कभी भी झटका लग सकता है। प्राइवेट सेक्टर की जॉब है, वो 50,000 रुपये महीने पा रहा हो, 50 लाख रुपए साल के पा रहा हो, 1 करोड़ रुपए पा रहा हो, किसी पर भी झटका लग सकता है। तो वो अपने को कैसे उसके लिए स्किल अप करे, वो तो वो देखे। हम तो चूंकि वेल्थ मैनेजमेंट के पार्ट हैं। अभी देखिए क्या हो रहा है, हम लोग नोएडा में बैठे हैं। नोएडा में आज से 4 साल पहले या 3 साल पहले 2 करोड़ रुपए में एक अच्छा फ्लैट आता था। अभी वो 2 करोड़ का फ्लैट 5 करोड़ वाले फ्लैट बिकने लगे। पिछले साल 10 करोड़ रुपए के फ्लैट बिकने लगे। अभी रिसेंटली 20 करोड़ रुपए के फ्लैट लॉन्च हो गए। कोई तो ले रहा है, और जितना लोगों से पता होता है कि भाई ये बड़ी बड़ी कंपनी के बड़े एग्जीक्यूटिव्स ले रहे हैं, तो जिसका जो साइज होगा, कोई 20 करोड़ का ले रहा है, कोई 10 करोड़ का ले रहा है, कोई 5 करोड़ का ले रहा है। अब इसमें से किसी को भी झटका लग गया, चाहे जिसने 5 करोड़ का फ्लैट लिया या 10 करोड़ का लिया या 20 करोड़ का लेने वाला है, वो परेशान हो जाएगा। कारें, सब बड़ी से बड़ी कारें बिकती चली जा रही हैं, बुकिंग चल रही है। जो पहले 15-20 लाख रुपए की कार लोग लेते थे, अभी 50 लाख की भी ले रहे हैं, 1 करोड़ की ले रहे हैं, इससे ऊपर वाली भी ले रहे हैं। ये मैं वर्किंग क्लास एग्जीक्यूटिव्स की बात कर रहा हूँ, ये मैं लाला जी की बात नहीं कर रहा हूँ जिनका बिजनेस चलता है, 500 करोड़ का बिजनेस है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो एक क्लास है, फॉरेन ट्रिप्स बढ़ गए हैं, खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। तो मेरा वर्ड ऑफ कॉशन है कि इन खर्चों को कंट्रोल करने की कोशिश करें। इतने महंगे महंगे फ्लैट, इतनी महंगी गाड़ियाँ, क्योंकि जब सब ठीक चल रहा होता है, और उस पर भी देखिए क्या हो रहा है, आप 1 करोड़ की तनख्वाह पा रहे हैं, उसमें आप घर के खर्चे अपने निकालें और जो खर्चे हैं पढ़ाई के हैं, और उसके बाद देखेंगे ईएमआई बहुत बड़ा पोर्शन है, बहुत बड़ा चंक है। तो बचा आप तब भी नहीं कुछ पा रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, खूब सैलरी पा रहे हैं, बट एंड ऑफ द डे फाइनेंशियल साउंडनेस नहीं आ रही है। ठीक है ना, 3 BHK का फ्लैट था तो आप 4 ले रहे हैं, 4 का था तो 5 और 6 का ले रहे हैं, 2 करोड़ का फ्लैट था तो आपने 5 करोड़ में अपग्रेड कर दिया। अब आप सोचें, जो भी आदमी 5 करोड़ का फ्लैट ले रहा है, वो 2 करोड़ के फ्लैट में भी रह सकता है। तो जो 3 करोड़ रुपए बचे, इसकी ईएमआई जाएगी। अगर वो ईएमआई नहीं जाए, सैलरी है, सैलरी से खर्चे निकाले और 3 लाख की ईएमआई एडिशनल डाल दी, वो सिप में चला जाए तो 10 करोड़ का फ्लैट लिया, तो मान के चलिए कि 5 कुछ करोड़ आप लगाएंगे, 5-6 करोड़ रुपए लोन का लेंगे, 5-6 लाख रुपए महीने की ईएमआई जाएगी, वो सिप में चला जाए तो
बड़ी गाड़ी 1 करोड़ की कार में आप चल रहे हैं, आप 30 लाख की कार में चल सकते हैं, 70 लाख बचा, उसकी EMI SIP में चली जाए तो। और AI रियल प्रॉब्लम है तो किसी पर भी कभी आ सकता है, तो टेक्निकली कैसे अपग्रेड करें वो तो टेक्निकल लोगों को देखने की बात है। बट व्हाट आई कैन सजेस्ट कि अपने खर्चों को कंट्रोल में रखें, कुछ भी एक्स्ट्रा जिसकी ज़रूरत नहीं है वो नहीं खर्च करें। आपकी सैलरी कितनी बढ़ जाए, आपका पद कितना बढ़ जाए, पैसे को बहुत संभाल के, ये जो टाइम है इस टाइम में पैसे को बहुत बचाने की ज़रूरत है। और हम लोग जानते हैं, केसेस हैं हमारे पास में, मीडियोकर पर्सन है, मॉडेस्ट सी सैलरी है और उनकी सेविंग ठीक ठाक है। कल को अगर उनको जॉब में दिक्कत आ जाए तो वो 6 महीने, साल भर, 2 साल आराम से निकाल सकते हैं और उस टाइम में वो कोई जॉब ढूंढ लेंगे, कोई कम सैलरी की जॉब ढूंढ लेंगे, कुछ और काम कर लेंगे। प्रॉब्लम कहाँ आती है, कंपनी बंद होती है, लोग कहते हैं, बड़े बड़े आंसू निकलते हैं, हमारी तो इतनी की EMI जा रही थी। भाई EMI तो आपने बांधी थी ना, भाई आपके घर के खर्चे आप कम कर लेंगे, EMI तो नहीं कम कर पाएंगे। EMI लेने वाला तो आ ही जाएगा और ये EMI ही आपको परेशान कर देगी। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट होता जा रहा है, जिस तरह से कारों को इन्वेस्टमेंट नहीं बोलेंगे, वो तो मतलब डिक्रीजिंग रिटर्न वाली चीज़ है, गाड़ियों में होता जा रहा है, जिस तरह से विदेश यात्राएं होती जा रही हैं, प्लीज़ सबको कंट्रोल कीजिए, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को रिविजिट कीजिए, थोड़ा सा टाइम निकालिए, महीने में एक आध क्रिकेट मैच कम देखिए, एक आध क्रिकेट मैच बचा के 2 घंटे अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कीजिए, उसको दुरुस्त कीजिए, फिक्स कीजिए। सब कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां कर रही हैं, ये अब जैसे TCS कर रही है, ये भी तो एक तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग का ही पार्ट है, खर्चे कम कर लिए। और ये आज नहीं, 15 साल पहले मैं बड़ा फ़ैन होता हूँ रॉबर्ट कियोसाकी का, वो तब लिखते थे, जॉब जाएगी कंपनी के लोगों की, कंपनी के एम्प्लॉइज दुखी होंगे, कंपनी के शेयर होल्डर खुश होंगे, खर्चे कम हुए, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी तो शेयर होल्डर के पास जाएगी। तो कोई आपसे सिंपैथी भी नहीं रखेगा, शेयर होल्डर तो बिल्कुल नहीं रखेगा। स्टार्टअप होते हैं, प्राइवेट इक्विटी फंड फंडिंग करता है, खर्चे कम करो, एम्प्लॉइज कम करो, बड़ा ऑफिस से छोटे ऑफिस करो। कंपनी अपने लेवल पे कर रही है और वो आएगी आपके ऊपर। तो जब वो आपके ऊपर आएगी तो उसकी तैयारी आपने कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है, वरना एटलीस्ट प्लीज़ आज से तो करना शुरू ही कर दीजिए। खर्चों को बहुत बड़े बड़े फ्लैट ले रखे हैं, थोड़ा सा बहुत बोल्ड होगा कहना, उससे निकल जाइए। अभी तो 12,000 लोग गए हैं, अभी लाखों लोगों की जाएगी, और जब जाएगी और EMI नहीं दे पाएंगे तो उसका चेन रिएक्शन क्या होगा, फिर आप फ्लैट बेचना चाहेंगे, ये भी बेचना चाहेंगे, ये भी बेचना चाहेंगे, तो बहुत लोग बेचना चाहेंगे। तो थोड़ा ध्यान कीजिए, टाइम से पहले एक्शन ले लीजिए। इन्वेस्टमेंट क्या है, वॉरेन बफेट साहब कहते हैं ना, जिनको कम जानकारी है उनके पास से पैसा निकल के, और जिनको ज़्यादा जानकारी है, यानी जिनकी स्टडी ज़्यादा है, जिनकी रिसर्च ज़्यादा है, वहाँ पैसा आता है। सिंपल सी चीज़ है। राइट। तो आपने एक, जैसे हम लोगों ने एपिसोड बनाया था रिटायरमेंट प्लानिंग पे, आपने बोला था ऐसे कि 2 मिनट में कैसे रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। तो कोई जो एग्जांपल लिया था उसमें आपने लिया था कि शायद 20-25 साल बचे हैं रिटायरमेंट के, तो कितना अमाउंट होना चाहिए। तो हम लोग एक फॉर्मूले पे आए थे कि जितने भी खर्चे हो रहे हैं उसका एक परसेंटेज, लेट्स से कि 80% हमारा SIP होनी चाहिए, जिससे कि कंफर्टेबली हम रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस बना सकते हैं। तो लोगों को बड़ा पसंद आया कि बड़ी सिंपल तरीके से बता दिया। वो इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल था, वो 80 का 60 भी हो सकता है, 80 का 90% भी हो सकता है। क्या अब मैं डेट के एंगल से पूछूं, लेट्स से आपकी जो भी सैलरी है उसका कोई ऐसा परसेंटेज होना चाहिए कि डेट उसका एक रेशियो हो। लेट्स से कि अगर मेरी 1 लाख रुपए की सैलरी है और एक एवरेज इंडियन पर्सन को मान लेते हैं, 30-35 ईयर्स की एज है, 1 लाख रुपए कमाता है, तो कितनी EMI होनी चाहिए, कितना SIP होना चाहिए रफली, कोई ऐसा है?
अभी मैंने उस पर उस ढंग से नहीं सोचा है ऑनेस्टली स्पीकिंग कि मैं कोई फॉर्मूला बता पाऊँ। अभी ये तो इमीडिएट रिएक्शन, तो इमीडिएट अंदर की जो फीलिंग्स थी वो मैं, क्योंकि अब प्लेटफॉर्म हमारे पास है तो हम शेयर करना चाह रहे थे। हो सकता है कहीं कोई चीज़ बोलें किसी को बुरी भी लग जाए, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। ये हम बहुत अपनी ईमानदारी से अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रहे हैं और ये हम करते रहते हैं, ऑन एंड ऑफ करते रहते हैं। तुमको मालूम है कुछ लोग भी ये हैं जो फ्रेंड सर्किल में हैं, रिलेशन में हैं, जब भी कहते हैं हम 5 करोड़ का लेने जा रहे हैं तो हम उनको मना करते हैं, तो दूसरी बार वो हमसे फिर नहीं पूछते हैं। फिर जब उसकी हाउस वार्मिंग पार्टी करते हैं तब भी फ़ोन करते हैं क्योंकि हमने मना किया होता है। लेकिन अब तो प्रॉब्लम रियल आ गई। ये पहले भी हमको लगता था और अब तो ये, तो अभी हमने वो कोई फॉर्मूला नहीं बनाया। लेकिन 2 चीज़ें हैं खर्चे करने में। एक खर्चा जरूरी है, आपका एक ढंग से रहना, खाना पीना, बच्चे की अच्छी पढ़ाई, ये जरूरी है। और एक अवॉइडेबल है। राइट। जैसे हम लोग कई बार बात करते हैं रियल एस्टेट के टर्म्स की, रियल एस्टेट इंडियन हाउस होल्ड का एक मेजर एक्सपेंस होता है। तो हम लोग जैसे बात करते हैं कि फ्लैट कभी हुआ कि लेना है कि नहीं लेना है, तो कई बार हम लोग म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स और रेंटल यील्ड को हम लोग कंपेयर करते हैं। और अगर कुछ सिर्फ फिनेंस के एंगल से बात करें कि जैसे आपने सीए को बिठा के एडवाइज़र को, तो आंसर बड़ा क्लियर हो जाता है। इमोशनली कई बार लगता है कि अच्छा ये लोकेशन है, ये प्रोजेक्ट है, ये सेक्टर है, यहाँ पे ले लेना चाहिए। बट अभी भी रेंटल यील्ड और जो म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स हैं उसमें मैसिव डिफरेंस है। तो कई बार बात होती है कि इतने महंगे लोग फ्लैट लेते ही क्यों हैं। वो अभी इसी रेफरेंस से मैं सुन रहा था बाय द वे, तो एक मतलब हम लोगों को तो उर्दू नहीं आती, बट किसी ने था कि भाई आपका बड़ा सा घर है, आप रहते एक कमरे में हैं, बाकी घर में तो आपका घमंड रहता है, शो ऑफ करना। तो आप 5 BHK में रहिए, 10 BHK में रहिए, आप तो एक ही 2 कमरे में रहते हैं। बाकी तो चूंकि इतना बड़ा घर दिखेगा, इतना बड़ा फ्लैट दिखेगा, उस लोकेलिटी में दिखेगा, उस सोसाइटी में दिखेगा, उस बात के पैसे दे रहे हैं आप, तो वो अवॉइडेबल है। आप बहुत आराम से हम वो उसकी बात कर रहे हैं जो लोग इसमें ज़्यादा इमीडिएट अफेक्टेड होंगे। बहुत बड़ी हाई फाई सोसाइटी, फुल्ली एयर कंडीशन, इतनी सारी फैसिलिटीज़, उसके पैसे आप बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। आपने ले लिया, लोन ले लिया, EMI जा रही है, आप उससे बच नहीं सकते हैं। अब आपने 5 करोड़ का घर ले लिया, 4 करोड़ का घर ले लिया, आपको 1 करोड़ रुपये चाहिए, विज़े विज़ 2 करोड़ का घर ले लिया और 3 करोड़ रुपये म्यूचुअल फंड में जमा है। अब 50 लाख रुपए मेडिकल के लिए चाहिए, तो क्या आप 5 BHK में से एक कमरा बेच के वो पैसा निकालेंगे? नहीं। लेकिन म्यूचुअल फंड में 3 करोड़ जमा है तो आप 50 लाख निकाल सकते हैं। और वो तो एक अलग ही बात है कि वो जो 3 करोड़ रुपये म्यूचुअल फंड जमा है, जो कि 12, 13, 14% अर्न कर सकता है, और यहाँ पे आप 2.5-3% अर्न कर पा रहे हैं, 4% अर्न कर पा रहे हैं, 4% भी अर्न नहीं हो रहा है। बेचने जाएंगे क्या खर्च से बिक जाएगा, और पूरा ही बिकेगा, 1 रूम 2 रूम तो बिकेगा नहीं। तो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, रिटर्न की प्रॉब्लम है, केवल आपका शो ऑफ है। और इधर चीज़ें अनसर्टेन दिख रही हैं और बहुत तेजी से अनसर्टेनिटी आएगी, मार्क माई वर्ड्स। तो अभी समझ लिए, क्योंकि इसके बाद में फिर इन प्रॉपर्टीज़ के दाम भी कम होंगे, लॉन्च भी कम होगी, रीसेल पे भी कम होगा, डिफ़ॉल्ट अगर बढ़ गई तो दिक्कतें शुरू होंगी, कारों में डिफ़ॉल्ट होगी तो उनकी भी होगी। आप सोच रहे हैं हम 1 करोड़ की कार आज लेके आएँ, कल बेचने जाएंगे 80 लाख की बिकेगी। फ्लैट आज आपने खरीद लिया है, 2 साल पहले लिया था, 3 करोड़ का था, अब तो 4 करोड़ का हो गया, बहुत अच्छी बात है, 4.5 करोड़ गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस दिन ये चर्चा ज़्यादा फैली तो वापस आ जाएगा, और फिर बहुत सेलर होंगे, बायर कम हो जाएंगे, और जो बायर होगा वो पैसे लेके बैठा होगा, भाई चलो आराम से करते हैं। तो ये एक बड़ा इशू बन सकता है। आई फेल्ट लाइक इसको हम डिस्कस करें, लोग इसकी अभी से तैयारी करें। यू शुड टाइटन योर बेल्ट, वेल्थ की अपनी अच्छे से फाइनेंशियल प्लानिंग करें, और टाइम रहते ही एक्शन ले लें। बहुत तेज एक्शन लेने की ज़रूरत है, मेरा ही मानना है। तो अब ये हमने दिल से ज़्यादा किया है, हो सकता है कोई चीज़ आपको हमारी ख़राब लग गई हो, उसके लिए फिर से मैं कहता हूँ कि उसको माफ़ कीजिए। लेकिन आपकी जो क्वेरीज़ हैं भेजिए, हम इसको इसका कोई अभी म्यूचुअल फंड से या इन्वेस्टमेंट से लेना देना नहीं है।
प्लानिंग से लेना देना है। और वो भी होगा, देखो जो तो अभी हम लोग कैमरा ऑन होने से पहले बात कर रहे थे, डाइवर्सिफिकेशन रखिए। आप सोचे हम केवल स्मॉल कैप में डाल देंगे, एकदम से पैसे बने थे आ जाएंगे। अभी देखा ना हम लोगों ने, बेंचमार्क नहीं बीट हो रहा है। आप सोचे हम केवल लार्ज कैप डाल देंगे, बिल्कुल सेफ रहेंगे, नहीं, वो भी नहीं चलेगा। इसमें बड़ी कंपनियां ज़्यादा पिटेंगी शुरू में, बीच वाली छोटी कंपनी है ना, वो तो हिंदुस्तान में अपना हम माल वाल बेच के काम चला लेंगी, बड़ी कंपनी अटकेंगी। की क्या है? की डाइवर्सिफिकेशन है। थोड़ा लार्ज कैप, थोड़ा मिड कैप, थोड़ा लार्ज एंड मिड कैप, थोड़ा सा फ्लैक्सी, पुराने फंड हाउसेस, ट्रैक रिकॉर्ड वाली फंड हाउसेस की स्कीम, बिल्कुल एग्रेसिव होकर भागने की कोशिश मत कीजिए। आराम आराम से चलिए, चुपचाप चलिए, बेहतर रहेंगे। ये ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट डिस्कशन है और डेवलपमेंट्स कुछ ना कुछ होते ही रहेंगे, तो उसको भी आगे हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।